जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों कि तुगलक वंश के अगले शासक जो है उसके बारे में बात करेंगे। और ये हमारा जो है दोस्तों वो पार्ट थर्ड है। आज का जो सेशन है वो पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो क्लास हुआ था, पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें हम लोग गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिस्कस किया था। गयासुद्दीन तुगलक यानी अगर बात करेंगे तो जीटी गयासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दो शासक के बारे में चर्चा किए थे। और आज जो अगला शासक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है तुगलक वंश का अगले शासक फिरोज शाह तुगलक यानी कि फिरोज शाह तुगलक FST। शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को FST लिखकर डिनोट किया हूँ समझने के लिए, ताकि शॉर्ट में इसको लिखा जा सके। GT गयासुद्दीन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक और FST जो है वो फिरोज शाह तुगलक। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस किया था गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पिछले क्लास में डिटेल में चर्चा किए थे। अगर वो सेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों बात बताना चाहेंगे, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको सारे डाउट्स जो है फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है दोस्तों उसका रूलिंग पीरियड यहाँ पे 1351 AD से लेकर के 1351 AD से लेकर के दोस्तों अगर बात करें तो 1388 AD तक, 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक इसका जो था वो रूलिंग पीरियड था दोस्तों। और इसके शासन काल में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कुतुब मीनार का जो टॉप वाला मंजिल था इसके द्वारा ही बनवाया गया था, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो क्लास में बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। जानकारी की अगर बारे में बात करें कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो जानकारी है हमें वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो अफीक जो है, अफीक के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। अफीक जो है वो राइटर है दोस्तों, और उनका जो पुस्तक है तारीख-ए-फिरोज शाही, और फिरोज शाह तुगलक का एक अपना आत्मकथा लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है फतुहात-ए-फिरोज शाही। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो आत्मकथा लिखा गया था ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है, तो फतुहात-ए-फिरोज शाही। या फिर आपसे पूछा जाए कि फतुहात-ए-फिरोज शाही किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो फिरोज शाह तुगलक का याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अफीक की पुस्तक तारीख-ए-फिरोज शाही और इसकी आत्मकथा जो है फतुहात-ए-फिरोज शाही, इससे हमें ये पता चलता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसके द्वारा केवल 4 प्रकार के करों का कानून बनाया गया था। 4 प्रकार के कानून जो थे, एक कानून था जिसमें 4 प्रकार के करों को लाया गया था, उसका जो नाम था दोस्तों शरीयत कानून। याद रखेंगे, शरीयत कानून। इसके द्वारा शरीयत कानून लाया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा गया था किस तुगलक वंश के शासक के द्वारा शरीयत कानून जो है वो लाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक। टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख सकते हैं अपने से। और ये जो शरीयत कानून था दोस्तों, ये इसको जो है इस्लामिक कानून के रूप में जाना जाता है। इस्लामिक कानून जो था इसको कहा जाता है शरीयत कानून को। उलेमा वर्गों का प्रभाव फिर से बढ़ गया था। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों, वो सबसे पहले GT यानी गयासुद्दीन तुगलक के समय उलेमा वर्गों का अधिकार प्रभुत्व जो था वो अच्छा था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय फिर से उलेमा वर्गों का अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, बहुत ही कम कर दिया जाता है। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है तो उसके जो कानून था उसमें उलेमा वर्गों का प्रभाव फिर से जो है वो बढ़ने लगा था, बढ़ गया था। उलेमा वर्ग के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि उलेमा वर्ग जो है वो क्या है, और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा।
एफएसटी के द्वारा किए गए भू राजस्व सुधार, एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भू राजस्व सुधार, हम लोग शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि जो आपका है दोस्तों तुगलक वंश, इसमें बहुत सारे इन सभी शासकों जीटी, एमबीटी और आपका एफएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तीनों के द्वारा जो है आपका भू राजस्व सुधार लाया गया था। भू राजस्व सुधार, भूमि सुधार, सैन्य सुधार, सभी प्रकार के सुधार जो यहाँ पर लाए गए थे। तो हम लोग भू राजस्व सुधार के बारे में, रेवेन्यू चेंजिंग सिस्टम जो था, रेवेन्यू सिस्टम में कैसे कैसे चेंज किया गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर भू राजस्व के लिए केवल 4 करों को रखा गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस तुगलक वंश के शासक के द्वारा केवल 4 प्रकार के करों यानी भू राजस्व कर को अपनाया गया था, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। शरीयत कानून के अनुसार, या फिर पूछा जाए कि शरीयत कानून के अनुसार कितना प्रकार का कर वसूला जाता था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, तो आप वहाँ पे 4 टिक करेंगे यानी कि 4। अब बात करें दोस्तों, शरीयत कानून के अनुसार केवल 4 कर वसूले जाते थे। वो था पहला जजिया कर, और दूसरा था आपका जकात कर, तीसरा था खराज कर और चौथा था खम्स कर। ये 4 प्रकार के कर थे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में अभी अगर बता दें तो जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों से, और जकात कर मुस्लिमों से, खराज कर भूमि कर और खम्स कर लूटे गए माल के ऊपर लिया जाने वाला कर। आप सभी को इसके बारे में बता चुके हैं। जब मैं आप लोगों को दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जब वो किसी दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता था तो वहाँ पर जो भी लूटपाट करता था उसमें जो है 80% जो है वो लूटा गया माल अपने पास रखता था, 20% जो है वो सैनिकों को देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पहले जितने भी शासक रहे थे उस समय यह कानून था कि 20% केवल शासक को जाएगा और 80% सेना अपने आप में बांट लेगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उसको उल्टा कर दिया था। लेकिन मैं अगर बात करूं तो बताया जाए तो लूटे गए माल के ऊपर राजा द्वारा लिया जाने वाला कर को ही खम्स कर के नाम से जाना जाता है। खम्स कर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है। बात करें अभी इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि जजिया कर क्या है, जकात कर। शॉर्ट में मैं बता दिया कि जजिया कर गैर मुस्लिमों से संबंधित है, जकात कर मुस्लिम से। अभी मैं इसको डिटेल में बात करने वाला हूँ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 24 प्रकार के करों को समाप्त किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कितने प्रकार के करों को समाप्त किया गया था? तो 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करने वाले मेन पॉइंट्स के बारे में, इसके द्वारा और किन किन कार्यों को किए गए थे, इसके द्वारा जो आपका दोस्तों बात करें, इसके द्वारा जो बनाए गए थे। अगर हम ऐतिहासिक भवन इमारत के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपका आएगा कि ये जो आपका दोस्तों अगर बात करेंगे कि कुतुब मीनार अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 है, तो इसमें 5 मंजिला कुतुब मीनार था और टॉप फ्लोर बनाया था और इसका मरम्मत करवाया था। तो इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद करते कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे मेन इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बने रहिए वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। नहरों के निर्माण के बारे में हम दोस्तों आगे बात करने वाले हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि सबसे पहले नहरों का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा शुरू करवाया जाता है। लेकिन अगर नहरों का जाल के बारे में बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों का जाल बिछाया जाता है। और यानी अगर बात करें सिंचाई के साधन की व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक के दौरान बहुत अच्छे तौर पर किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अभी हम लोग जो 4 प्रकार के कर जो इसके द्वारा वसूल किया जाता था उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए 4 प्रकार के कर जो है, जिसमें हम लोगों का सबसे पहले जजिया कर था। और मैंने आपको बताया कि गैर मुस्लिमों से जो है दोस्तों ये कर लिया जाता था।
और ये जो गैर मुस्लिमों से कर लिया जाता था दोस्तों, ये जो कर था वो 3 प्रकार के था। इसके बारे में ये कर बताया जाता है कि ये कर 3 प्रकार के था। तो दोस्तों 3 प्रकार के जो है जजिया कर इसके द्वारा लगाया गया था और ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। और 3 प्रकार के जो कर थे उसमें उच्च वर्ग आता था और उच्च वर्ग से 48 दिरहम यानी 48 दिरहम वसूल किया जाता था, और मध्यम वर्ग जो है उससे उसका आधा 24 दिरहम और निम्न वर्ग जो था उससे 12 दिरहम वसूल किए जाते थे। आपसे सवाल में पूछे जा सकते हैं कि जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता था फिरोज शाह तुगलक के दौरान, जिसमें उच्च वर्ग से कितना दिरहम, तो 48 दिरहम। और ये 4 दिरहम जो दोस्तों आपको दिख रहा है, यानी 4 दिरहम के बराबर जो है 1 रुपया माना जाता था, और यही 4 दिरहम बराबर 1 रुपये का वैल्यू जो था वो बराबर था। तो मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के कर में जजिया कर जो गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम वर्ग से नहीं गैर मुस्लिम से, और उसमें 3 प्रकार के कर थे, उच्च, मध्यम और निम्न। 48 दिरहम, 24 दिरहम, 12 दिरहम और 4 दिरहम बराबर 1 रुपये। नेक्स्ट अगर बात करें, एफएसटी ने यानी फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल करने वाला शासक बना था। आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था, याद रखेंगे। तो जजिया कर के बारे में इतनी नॉलेज जो है आपको याद रखना है। समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा। जकात कर, जकात कर जो है दोस्तों वो मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया कर गैर मुस्लिमों और जकात कर मुस्लिमों से। और मुस्लिमों से कितना लिया जाता था, तो उनकी संपत्ति का 2.5% आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। उनकी संपत्ति का 2.5% जो है वो जकात कर के रूप में रख लिया जाता था। खराज कर, यह एक भूमि करता, यानी अगर पूछा जाएगा कि भूमि कर कौन सा है इनमें से, जजिया कर, जकात कर, खराज कर या खम्स कर, तो इनमें से कौन सा कर एक भूमि कर है, तो खराज कर जो है वो भूमि कर है। या से ऐसे आपसे पूछ लिया जा सकता है। या फिर पूछा जाएगा कि युद्ध के मैदान में दूसरे शासकों पर अटैक करके वहां पर जीते गए मालों को लूटे जाने वाला कर जो है इनमें से कौन है, तो खम्स कर, खराज कर, जकात कर, जजिया कर, तो खम्स कर। तो उसी प्रकार का सवाल अपने से बना सकते हैं, बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो खराज कर यह एक भूमि कर था और यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था उपज का 10 से 50% तक। जो एरिया है दोस्तों, अगर बात करें, अगर मान लीजिए उपजाऊ एरिया है तो वहां पर ज़्यादा कर, और जो उतना उपजाऊ नहीं है तो वहां पर कम, यानी 10 से 50% के बीच में जो है वो कर वसूला जाता था। वहां के उपज के अनुसार देख करके कि उपज कैसा, उसी अनुसार कर लिया जाता था। तो यह एक गैर मुस्लिम कर है, खराज कर। और उस्र के बारे में बात करें तो यहीं पे मैं बता दिया हूं कि उस्र का मतलब यह भी एक भूमि कर था, लेकिन ये मुस्लिमों से लिया जाता था। यानी मुस्लिम किससे, तो मुस्लिम किसानों से। और ये जो खराज कर है ये गैर मुस्लिम किससे, तो गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाता था 10 से 50%। खेती करेंगे तभी तो, खेती जो करते वो किसान है। और उस्र जो मैं यहाँ पे लिखवा दिया उस ब्रैकेट में कि ये गैर मुस्लिम, ये मुस्लिम कर था जो किसानों से लिया जाता था। और खम्स कर अंतिम जो है आपको बता चुके हैं कि युद्ध में लूटे गए माल के ऊपर लिया जाने वाला कर। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन 2 शासकों के दौरान जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं 2 शासकों के दौरान 80% रूलर के द्वारा रखा जाता था और 20% आर्मी के द्वारा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक शासक, अगर ए जो शासक है वो बी के ऊपर अटैक करता है, अटैक करने के बाद यहाँ पर जो भी संपत्ति है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये यहाँ से जीत लेता है। तो अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी के दौरान क्या किया जाता था कि 80 रुपये जो है वो खुद रख लिया जाता था और 20 रुपये जो है वो सेना में बांट दिए जाते थे। तो रुपए के बारे में यहाँ पर मैं किया हूँ, लेकिन यहाँ पर सोना चांदी जो भी लूटे जाते थे माल, उसका जो है 20% केवल सेना को रखा जाता था और 80% रूलर को। लेकिन इससे पहले जो शासक हुए थे उनमें 20% जो था वो शासक का और 80% सेना का। तो याद रखेंगे के और एमबीटी के समय 80% जो है वो रूलर रखता था यानी शासक, और 20% सेना। मैंने आपको बताया दोस्तों कि 4 प्रकार के जो कर हैं, जजिया कर, जकात कर, खराज कर, खम्स कर।
जजिया कर, जकात कर, खराज कर, खम्स कर। जजिया कर गैर मुस्लिम ब्राह्मणों से भी लिया गया था। 3 प्रकार के कर, उच्च, मध्यम, निम्न, 48, 24, 12, 4 दिरहम बराबर 1 रुपया। जकात मुस्लिमों से उनकी संपत्ति का 2.5। खराज यह एक भूमि कर गैर मुस्लिमों से 10 से 50% तक वसूल किया जाता था। उस्र भी एक भूमि कर है जो मुस्लिमों से, मुस्लिम किसानों से आपका जो है वो लिया जाता था। खम्स कर युद्ध में लूटे गए मालों के ऊपर लिया जाने वाला कर। किसके द्वारा लिया जाने वाला? तो शासक के द्वारा लिया जाने वाला कर, उसी को खम्स कर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किन किन नहरों का निर्माण जो है करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के दौरान, तो उसके बारे में फुल्ली डिटेल में बात करेंगे। सेशन में बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके द्वारा जितने भी नहरें बनाए गए थे, कितने प्रकार के नहर, और अगर बात करें कितना नहर, बड़े बड़े नहरों का निर्माण, कौन कौन सा नहर है जिसका निर्माण इसके द्वारा किया गया था, और इसके द्वारा इमारत जो निर्माण करवाए गए थे उसके बारे में, और इसके द्वारा सेना के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और भी जो जानकारी इससे रिलेटेड है, फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, उसके बारे में सारे के सारे डिटेल जो है हम लोग अगले क्लास में फिनिश कर देंगे। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे आपका जो है लोधी वंश में आ जाएंगे, और लोधी वंश के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल एम्पायर, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज के इस सेशन में अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।